नमस्कार, मैं रवीश कुमार। हमने schoolfee@ndtv.com पर आप लोगों से स्कूलों में हो रही वसूली के बारे में जानकारी मांगी थी। हमें कई राज्यों, ज़िलों और शहरों और गांवों से ईमेल आए हैं। सबने ईमेल करते वक्त लूट शब्द का खूब इस्तेमाल किया है और एक नया शब्द स्कूलों के संदर्भ में धीरे धीरे प्रवेश कर रहा है, बूचड़ खाना। कई ईमेल में कहा गया है कि स्कूल बूचड़ खाने से भी बदतर हैं। तो ये है उनकी कल्पनाओं के स्कूल जो अपने बच्चों को रोग आकर उसी बूचड़ खाने में भेज रहे हैं। ये माता पिता की ईमेल से ये शब्द निकल रहा है, बूचड़ खाना। सैकड़ों ईमेल पढ़ना मुमकिन तो नहीं, मगर कईयों को पढ़ते वक्त लगा कि माता पिता काफी डरते हैं। कई लोगों ने सावधानी बरती है कि नाम ना पता चले, कईयों ने नाम नहीं दिया है और कईयों ने मेल करने के लिए नए नए आईडी से मेल बनाए हैं। एक जनाब ने तो अमेरिका ने जो हाल ही में बम गिराया उसी के नाम पर ईमेल बनाकर अपनी व्यथा भेजी है, मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स MOAB के नाम से। ढेरों ईमेल से पता चलता है कि स्कूल चाहे सांसद का हो, सेना के पूर्व अधिकारी का हो या व्यापारी का हो या फिर मीडिया घर आने वालों का हो, सब में माता पिता की मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है। मीडिया घराने के स्कूल के खिलाफ तो आप जहां चाहे शिकायत कर लीजिए, कुछ नहीं होने वाला, छपेगी नहीं खबर। श्रीनगर जहां दिन रात हंगामा है, वहां भी स्कूल वाले उसी पैटर्न पर वसूल रहे हैं जिस तरह से शेष भारत के स्कूल वाले वसूल रहे हैं। चेन्नई और बेंगलुरु से भी हमें बहुत सारे ईमेल मिले हैं। महाराष्ट्र के अमरावती, मुंबई, पुणे, ठाणे, नासिक, नागपुर से ईमेल आए हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर, रीवा, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, सिंधी, ग्वालियर, जबलपुर, बुरहानपुर, छत्तीसगढ़ के रायपुर, दुर्ग, भिलाई, उड़ीसा के भुवनेश्वर, पारादीप से ईमेल आए हैं। यूपी के 20 से अधिक शहरों, जिलों, गांवों से मेल आए हैं। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, गाजियाबाद, पिलखुआ, नोएडा, देवरिया, गोरखपुर, बस्ती, मऊ, आजमगढ़, वाराणसी। हरियाणा के 10 से अधिक शहरों के ईमेल आए हैं। भिवाड़ी, रेवाड़ी, कुरुक्षेत्र, करनाल, फरीदाबाद, बल्लभगढ़, कैथल। राजस्थान के जयपुर, जोधपुर, भीलवाड़ा, उदयपुर से लोगों ने पत्र लिखा है। गुजरात के अहमदाबाद, गांधीनगर, राजकोट, भावनगर, सूरत, बड़ोदरा से पत्र आया है। झारखंड के रांची, बोकारो, कोडरमा, जमशेदपुर से भी ईमेल आया है। बिहार के दरभंगा से तो बहुत सारी ईमेल आए हैं, लगता है वहां ज्यादा लोग आक्रामक हैं। पटना, भागलपुर, मोतिहारी और हिमाचल के सोलन, मंडी और शिमला से भी मेल आए हैं। पंजाब के कई शहरों से ईमेल आए हैं। असम के जोरहट और गुवाहाटी से भी लोगों ने हमें पत्र लिखे हैं। हमें पता है कि भारत में अच्छे प्राइवेट स्कूल हैं। जो अच्छे स्कूल हैं उन्हें हमारी इस जन सुनवाई से आहत होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम बात उन स्कूलों की कर रहे हैं जो अनाप शनाप तरीके से पैसे लेते हैं। एक मेल में प्रधानमंत्री मोदी से अपील की गई है कि वो स्कूलों पर सर्जिकल स्ट्राइक, बहुत ज़रूरी हो गया, वो कर दें। किसी स्कूल को अनुमति नहीं है कि वो यूनिफॉर्म या किताब की कच्ची रसीद दे, नगद में फीस ले। ये सब टैक्स चोरी के लिए होता है। हम ईमेल में किए गए दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि तो नहीं कर सके, लेकिन इन्हें पढ़ते हुए लग रहा है कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने की सजा माँ बाप को दी जा रही है। ईमेल को पढ़ते हुए हम कुछ वसूली के उदाहरण हमें प्राप्त हुए जो हम आपके सामने पेश करना चाहते हैं। राजकोट के एक स्कूल ने 250 के योगा मैट के लिए 1500 रुपए लिए हैं। जोरहट, असम के इस स्कूल ने हेयर बैंड के लिए 100 रुपया लिया। बेंगलुरु का एक स्कूल 100 मीटर की दूरी का ट्रांसपोर्ट फीस 1500 रुपये लिया है। जयपुर के एक स्कूल ने 50 रुपये की डायरी 350 रुपये में बेची है। इंदौर के एक स्कूल में जबरन हेल्थ प्रीमियम लिया गया, जबकि माता पिता ने पूरे परिवार का बच्चे का बीमा कराया ही है। सोनीपत से ईमेल आया कि मेरी तो स्टेशनरी की दुकान है जी, फिर भी बच्चों की कॉपी स्कूल के स्टेशनरी से खरीद रहा हूं। आजमगढ़ के एक नर्सरी स्कूल में हर साल ड्रेस चेंज हो जाती है। फिरोजाबाद के एक नर्सरी स्कूल में हर दिन अलग अलग ड्रेस होती है। फरीदाबाद के एक स्कूल में मैजिक ओरल पेन कोई होता है, इसके लिए 1790 रुपए लिए गए। बटन पर स्कूल के नाम लिखे होते हैं जिसे स्कूल से ही खरीदना पड़े। यूनिफॉर्म बेचने के लिए स्कूल ऑनलाइन दुकानें खरीद रहे हैं, वो ई शॉपिंग में आ गए हैं। गुवाहाटी से एक माता पिता ने लिखा है कि पिछले साल हम लोगों ने आंदोलन किया फीस के खिलाफ। इस साल फीस नहीं बढ़ी, मगर इस साल स्कूल ने इतिहास की एक किताब के लिए 1500 रुपए लिए हैं। अगर उनका दावा सही है तो हमें शर्म आनी चाहिए। हमारे दर्शक विक्रमजीत ने बताया है कि पूरे चीन में एक ही स्कूल यूनिफॉर्म होता है, वहां के बच्चे ट्रैक सूट पहनकर जाते हैं। स्वाति पाठ ने लिखा है कि वे हाल ही में भारत से अमेरिका गईं। यहाँ कोई स्कूल यूनिफॉर्म नहीं है। भारत में हमें स्कूलों का शोषण भुगतना पड़ रहा था। भारत में भी कुछ स्कूलों में नर्सरी के बच्चों को स्कूल यूनिफॉर्म नहीं लगता है। दिल्ली में ही एक ऐसा स्कूल है, नर्सरी के 2 साल तक कोई यूनिफॉर्म नहीं है। स्कूल कहता है कि बच्चा पुराना कपड़ा ही पहनकर आए, वही उचित है। लेकिन मैं 2-4 अच्छे स्कूलों की बात नहीं करूंगा। मैं भारत के तमाम शहरों में स्कूलों के भीतर हो रही लूट की बात करूंगा।
पहले टीचर की सैलरी को लेकर राजकोट से एक ईमेल आया है, वो बता देता हूं। ईमेल की सूचना अगर सही है तो राजकोट का एक स्कूल अधिक सैलरी टीचर के अकाउंट में जमा करता है। सभी टीचर का एटीएम स्कूल प्रबंधन के पास है, पासवर्ड भी उन्हीं के पास है। ऐसा ही एक मेल और सैलरी जमा होने के बाद प्रबंधन पैसा निकाल लेता है। ऐसा ही एक मेल यूपी से आया था, जगह भूल गया हूं, बहुत सारा सैकड़ों मेल था कि स्कूल वाले चेक पहले साइन करा लेते हैं टीचर से, उनके अकाउंट में नियम के मुताबिक पैसा जाता है, फिर चेक से स्कूल वाले पैसा निकाल लेते हैं। ये टीचर की हालत है। हम टीचर्स डे मनाते हैं, रखते उनको गुलाम की तरह है। लेकिन मैं टीचर की लड़ाई कभी नहीं लड़ूंगा, उन्हें अपनी लड़ाई खुद लड़नी चाहिए, ये मैं अभी कह देता हूं। इसलिए टीचर लोग मुझे ईमेल ना लिखें। स्कूल में पढ़ाने वाले माता पिता भी डरे हुए हैं, टीचर भी डरे हुए हैं। स्कूलों के जरिए लोगों पर गुलामी थोपी जा रही है। अब आ जाते हैं ट्रांसपोर्ट पर। बसों में सुरक्षा नियमों के पालन में भारी लापरवाही की शिकायत आई है। 50 की क्षमता वाली बसों में से 100-200 बच्चे ठूंस कर भेजे जाते हैं। बसों में फर्स्ट एड किट नहीं रखी होती है, बसों का रखरखाव खराब होता है, बस चालक सड़क नियमों का पालन नहीं करते। बहुत सारे स्कूल बसों में तो प्रेशर हॉर्न लगे होते हैं, दिन भर पे पा करते रहते हैं। स्कूल बसों की सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने व्यापक दिशा निर्देश दिए हैं। कई स्कूल पालन करते हैं और ज्यादातर नहीं करते हैं। जैसे किसी स्कूल के लिए बस या वैन किराए पर ली जाएगी तो उसे ऑन स्कूल ड्यूटी उस पर लिखा होना चाहिए। बस के ड्राइवर की यूनिफॉर्म भी तय है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार ड्राइवर के पास बस में सवार सभी बच्चों की एक सूची होनी चाहिए। देखिए, ये भी मैं नहीं जानता था, जिसमें बच्चों के नाम हो, क्लास हो, घर का पता हो और सबसे जरूरी ब्लड ग्रुप हो, स्टॉपेज हो, रूट प्लान उसमें होना चाहिए ड्राइवर के पास। बस की खिड़कियों पर हॉरिजॉन्टल ग्रिल्स होनी चाहिए। बस में आग बुझाने वाले उपकरण अनिवार्य हैं। बस पर स्कूल का नाम, टेलीफोन नंबर भी अनिवार्य है। स्कूल बस में कम से कम एक अटेंडेंट होना चाहिए। स्कूल बसों में स्पीड गवर्नर लगे होने चाहिए। स्कूल की गाड़ी का रंग हाईवे येलो होने चाहिए और बीच में 150 mm की हरी पट्टी चारों तरफ बीच में होनी चाहिए। अगर स्कूली बच्चों की उम्र 12 साल से कम है तो बस की क्षमता के 1.5 गुना से ज्यादा बच्चे नहीं ले जाए जाने चाहिए। आजकल कई स्कूल पीली वाली बस तो खरीदने लगे हैं, मगर बहुत से बच्चे अभी भी वैन से ही जाते हैं, जो बहुत खतरनाक है। बस का किराया तय करने का कोई सर्वमान्य फॉर्मूला नहीं है। हर स्कूल अपने अपने हिसाब से चार्ज करता है। 100 मीटर दूर भी है घर, तब भी बस से जाना अनिवार्य है। कई स्कूलों में ईमेल से पता चला, ऐसा कुछ माता पिता ने बताया। हमने एक परिवहन अधिकारी से बसों का हिसाब किताब समझा। उन्होंने हमें समझाया कि मान लीजिए 42 सीटर एक बस है। एक सामान्य स्कूल बस 1 लीटर डीजल में 5 किलोमीटर चलती है। उदाहरण के लिए ऐसी एक बस हर रोज 40 किलोमीटर आना जाना करे तो एक दिन में 8 लीटर डीजल की खपत होगी। अगर स्कूल महीने के 25 दिन चलता है, जो आम तौर पर नहीं होता, फिर भी 25 गुना 8 से जोड़ दीजिए तो 200 लीटर डीजल लगेगा एक बस में। 60 रुपए लीटर के हिसाब से एक बस में 12,000 रुपए का हर महीने डीजल लगेगा। इस पर हर महीने 5,000 रुपए की मेंटेनेंस भी जोड़ दीजिए। बस के 6 टायर होते हैं, 60,000 के आते हैं, तो इस मद में हर महीने 5,000 रुपए भी आप लगा दीजिए। ड्राइवर की सैलरी मान लीजिए 15,000, हेल्पर की सैलरी मान लीजिए 6,000, ये न्यूनतम रख रहा हूं। इस तरह एक गाड़ी पर हर महीने 43,000 रुपए की लागत आती है। ठीक, हर दिन 40 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली एक बस पर हर महीने औसतन 43,000 का खर्च, इसमें बस की किस्त शामिल नहीं है। मान लीजिए 30,000 रुपए की किस्त होती है बस की, तो इस हिसाब से हर महीने बस की कुल लागत पड़ी 73,000 रुपए। अगर बस में 42 बच्चे ही सफर करते हैं तो एक महीने में बस के लिए 1738 रुपए का खर्चा आएगा। लेकिन हमने देखा है कि 500 मीटर से लेकर 2 किलोमीटर की दूरी के लिए भी स्कूल बस फीस के नाम पर 2 से 3,000 या उससे भी अधिक लेते हैं। ये हमारा एक हिसाब है, मतलब हम इस पे दावा नहीं कर रहे हैं कि यही एक हिसाब है, और भी हिसाब हो सकते हैं। तो इसे लेकर ज्यादा अपने आप को परेशान ना हो और हमें ईमेल ना लिखें कि मैं प्राइवेट स्कूलों की छवि खराब कर रहा हूं। हाँ, आप उन्हें मेल लिखें जो हेयर बैंड के 100 रुपए लेते हैं, कोई मैजिक पेन के लिए 1790 रुपए लेते हैं, वो इमेज खराब कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। तो प्राइम टाइम में हमारे साथ हैं अजय शर्मा है, आप लुधियाना से चलकर आए, लुधियाना पेरेंट एसोसिएशन के हैं, और मोहसिन गोनी साहब हैं, आप कोऑर्डिनेटर हैं पेरेंट्स एसोसिएशन ऑफ प्राइवेटली एडमिनिस्टर्ड स्कूल्स कश्मीर, हाँ, जम्मू से हमारे साथ हैं। और सिद्धार्थ वर्मा साहब हैं, आप फाउंडर प्रेसिडेंट हैं भारतीय क्रांतिकारी संगठन, हाँ, ये आप लोग हैं। और हमारे साथ रांची से भी अजय राय जुड़ेंगे। हम मोहसिन साहब आपसे जानना चाहते हैं कि बहुत तकनीकी में ना जाते हुए प्राथमिक रूप से ही आप दर्शकों को अगर आप शिक्षित कर सकें
कि स्कूल बस जब आपके शहर में फीस तय करते हैं तो किस किस तरह का अंतर होता है? क्या सारे स्कूल का पैमाना एक जैसा होता है या लोग एक दूरी का एक किराया या सबको एक किराया लेते हैं? मोहसिन साहब जी। जी, आपने जैसे अभी कहा कि जो ये हैं, जैसे आपने कहा बिल्कुल वैसा ही है कि स्कूल बसेस जो हैं वो स्कूल वाले बिल्कुल अपनी तरीके से जैसे उनको अच्छा लगे वैसे वो लोग बस का किराया फिक्स करते हैं। मतलब 2 किलोमीटर का वही किराया होगा जो 10 किलोमीटर का होगा। मतलब कोई पूछने वाला उनको तो है नहीं। खाली किराए का इशू नहीं है, मतलब इशू बहुत सारे हैं। जैसे आपने कहा कि कंडक्टर्स वगैरह भी बस में नहीं देखे जाते हैं। कश्मीर में ये बहुत आम प्रॉब्लम है कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं बसेस में जाते हैं, वहां कंडक्टर्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, अटेंडेंट्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, खास तौर पे सिक्योरिटी सिचुएशन वगैरह को मद्देनजर रखते हुए। तो स्पीड कंट्रोल्स बसेस में वहां बिल्कुल नहीं लगे होते हैं। बहुत कम ऐसी बसेस पाई जाएंगी, मेरे ख्याल से 5-6% भी नहीं होंगी जिनमें स्पीड कंट्रोल्स या स्पीड रेगुलेटर्स लगे हों जो उनकी स्पीड को ये कर सके। और उसके बाद जैसे बाकी चीजें आपने कही कि ओवर क्राउडिंग रहती है बसेस में। जिस बस की कैपेसिटी 20 बच्चों की है उस बस में 30 बच्चे, 35, इवन 40 बच्चे भी होते हैं। मतलब इसमें मैं एक चीज पर रोशनी डालना चाहूंगा कि अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में कुछ स्कूल ऐसे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, कुछ स्कूल ऐसे हैं जो लोग मतलब उनके बच्चे से 3000 हैं या 4000 हैं, वो बच्चों को शिफ्ट में लाते हैं। मतलब सुबह पहले बस जाती है, कुछ बच्चों को लेके आती है और उसके बाद उनको छोड़ के फिर बस नए से जाती है बाकी बच्चों को लाने के लिए, जिसकी वजह से पेरेंट्स को बहुत ज्यादा इनकन्वीनियंस होती है, जिसकी वजह से पेरेंट्स बच्चे जो है सुबह 7 बजे निकलते हैं और शाम को 7:30 घर आते हैं। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि मतलब बस ट्रांसपोर्ट का जहां तक सवाल है, सुप्रीम कोर्ट की क्लियर कट गाइडलाइंस हैं। मोहसिन साहब देखिए, हम तो कश्मीर की किसी दूसरी समस्या से ही रूबरू होते हैं, ठीक? अब आप अनंतनाग की स्थिति बता रहे हैं बसों की, हमें नहीं मालूम कि वहां के बच्चों की भी ये समस्या है। जो दरभंगा के माता पिता हैं जिन समस्याओं से गुजर रहे हैं, हमारे कश्मीर वाले भी। तो अगर हम स्कूल बसों की समस्या को लेकर ही कुछ कर दें तो एक दूसरा हिंदुस्तान नजर आने लगेगा, है ना? और थोड़ा बताइए कि क्या वहां के स्कूलों में भी जो इस तरह से लूट होती है, फिर आप पता नहीं मिले या ना मिले, इस तरह से फीस के नाम पे वहां भी वसूलने का आइडिया आ गया है? मैं आपको बताता हूं सर। बेसिकली पिछले साल हमने एक पेरेंट एसोसिएशन ऑल इंडिया लेवल पे कन्वीन की थी, जिसमें लगभग 22 स्टेट्स की पेरेंट एसोसिएशन जो है मिली थी दिल्ली में, जहां पे हम लोगों ने एक ऑल इंडिया बॉडी बनवाई थी, इंटरिम बॉडी बनाई थी। तो इन्हीं वहां पे जाके पिछले साल मुझे ये लगा, मतलब हमारी जो टीम थी, हमने ये नोट किया कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हमारे साथ चेन्नई की कुछ पेरेंट एसोसिएशंस थी, लुधियाना की थी, मध्य प्रदेश की या गोवा की थी। तो सारी जगह पे प्रॉब्लम्स पेरेंट्स की लगभग सेम है। मतलब यहाँ के माता पिता को जो बर्दाश्त करना पड़ता है वही गोवा में, वही चेन्नई में, स्टोरी हर जगह पे सेम है। तो कोई अंतर नहीं, मतलब ट्रांसपोर्ट की वही ओवरचार्जिंग की। तो आपके यहाँ भी कश्मीर में भी जो स्कूल हैं वो नेताओं के हैं, सियासतदानों के हैं? बिल्कुल बिल्कुल सही, नेताओं के हैं, सियासतदानों के हैं, बड़े बड़े लोगों के हैं। मतलब जो बड़े बड़े पावरफुल लोग हैं उनके स्कूल रहते हैं। तो यहाँ पे भी सेम वही प्रॉब्लम्स हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा एक बात राजनीत जी कि कश्मीर में जब पिछले साल हम दिल्ली में जमा हुए, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि कश्मीर का जो एजुकेशन एक्ट है, जो कश्मीर का एजुकेशन एक्ट है, ये बहुत ही स्ट्रांगली रिटन है। मतलब बहुत अच्छा, बहुत ही स्ट्रांग एक्ट है। अच्छा। बट मैं बताऊं कि बेसिकली प्रॉब्लम आती है हर जगह पे कानून के इम्प्लीमेंटेशन में, कि ये एक्ट जो है किताबों में रह जाते हैं, ये ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट नहीं होते हैं। जैसे उसकी कोई खूबी बता दें जो बाकी एक्ट में नहीं है। मोहसिन साहब, जो आपने इतनी तारीफ की तो उसकी कोई एक खूबी जी। बिल्कुल 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 मैं बताना चाहूंगा कि कश्मीर के एक्ट में एक ये है सेट ऑफ रूल्स जिसको SRO 123 कहते हैं। हमारे पास ये SRO 123 सेक्शन 7 एंड सेक्शन 9, उसमें बिल्कुल साफ तौर से ये है लिखा गया है कि स्कूल का कोई भी मेजर डिसीजन, चाहे वो फीस हो, चाहे यूनिफॉर्म, चाहे स्टेशनरी, या कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर का कोई भी बड़ा डिसीजन जो है, वो इन कंसेंसस विद पेरेंट एसोसिएशन ऑफ दैट स्कूल होगा। अच्छा।
कि उस स्कूल की पेरेंट एसोसिएशन जो है मैंडेटरी है बनानी स्कूल के लिए, ऐसा है ना, और उस पेरेंट एसोसिएशन होता नहीं है सर ऐसा। ठीक है, ठीक है। तो ये बातें किताबों में रह जाती हैं, ये बातें सिर्फ किताबों में रह जाती हैं। हम तो अमन शर्मा, जिस चीज को मैं स्ट्रेस करना चाहूंगा, राइट, बोलिए। जिस चीज को मैं स्ट्रेस करना चाहूंगा वो ये है कि हम इन कानूनों को ग्राउंड पे इंप्लीमेंट करवाएं, और वो हमें करवाना पड़ेगा, पेरेंट्स को। जब तक हम जागरूक नहीं होंगे, हम नहीं जागेंगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, हमारे साथ अमन शर्मा जी हैं, अजय शर्मा, माफ कीजिएगा, अजय शर्मा लुधियाना पेरेंट्स एसोसिएशन के सदस्य हैं, पूरा पोथी लेकर आए हैं। तो क्या है, कब से आप ये केस लड़ रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन को लेके, दर्शकों को जरा बताइए, इतना भारी भरकम किताब लेकर। नमस्कार रवीश जी, मैं 2015 से सेफ स्कूल वाहन स्कीम के लिए, जो कि स्कूली बच्चों की ट्रांसपोर्टेशन के लिए है, उसके लिए उसके रिगार्डिंग मैंने 2015 से तो ये लड़ते लड़ते इसकी फाइल इतनी मोटी हो गई है। अभी तो बहुत कम है ये सर फाइल। ये फाइल तो बहुत कम है। उसमें मैंने 9 स्कूलों को पार्टी बनाया था कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में। उसमें आप ये देख लीजिए, हाई कोर्ट ने ऑर्डर किए थे जो अथॉरिटीज को इन पे एक्शन लेने के लिए। जो डिपार्टमेंट है वो इतना लापरवाह है, डीसी लुधियाना ने स्टेटस रिपोर्ट दी है जो कि ऑनरेबल कोर्ट को मिसलीड कर रही है, ऑन रिकॉर्ड है। आपका मुख्य सवाल क्या था, किस चीज को लेकर आप लड़ रहे हैं, थोड़ा बताइए ना, उससे जैसे समस्या और दर्शकों के सामने आए जो उनको जानना चाहिए। स्कूली बसों में सबसे मेन, जिसे लगा कि आपको जाके इतने मोटी लंबी लड़ाई लड़नी चाहिए। स्कूली बसों में 2015 में अभी नवरात्रे जो आते हैं गर्मियों में, एक फगवाड़ा के पास एक 5 साल की बच्ची उसके स्कूल बस के नीचे आके उसकी डेथ हो गई थी। तो तब से मेरे को इसमें हुआ कि इस पे कुछ काम करना चाहिए। तब से मैं बच्चों की सेफ्टी के लिए ये प्रयास कर रहा हूं। क्या सेफ्टी नहीं होती है? आमतौर पे लोग सेफ्टी का मतलब भी नहीं समझते। हमारे माँ बाप जो होते हैं, हम भी सुबह सुबह देखते हैं कि जितनी बसें आती हैं एक दूसरे को ठेलते हुए चली आती हैं। हमें तो आजकल सारी बसें पीले पीले रंग की अच्छी ही नजर आती हैं। सर बसों का ये हाल है कि आप ये देखिए, बच्चे ठूस ठूस के बिठाए जाते हैं। ये हाल है स्कूल बसों का। ये एक नुकसान हुआ। दूसरा बताइए, वो सबसे तो बड़ी देखते हैं इनके पास पूरा हिंदुस्तान का लोग देखता है। 8 सीटर स्कूल बस होती है, उसमें 25-25 बच्चे बिठाए होते हैं। 8 सीटर बस में 25 बच्चे। हाँ जी, 8 सीटर स्कूल वैन होती है, उसमें 25 बच्चे बिठाए। किराया सबसे एक ही तरह से लिया जाता है। किराया सबसे एक ही तरह से लिया जाता है सर। मैंने और ना उसके पास स्कूल परमिट होता है। हाँ, स्कूल परमिट भी नहीं होता सर। स्कूल परमिट मतलब सरकार देती है या सरकार की तरफ से स्कूल परमिट? हाँ जी, हाँ जी, कि आप स्कूली बच्चों को ढूंढेंगे। हाँ जी, हाँ जी। तो बाजार से स्कूल बस खरीद ले आते हैं, उसको पीला रंग में रंग देते हैं और चलाने लगते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो परमिट क्यों नहीं लेते हैं? क्या परमिट के लिए ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं? हाँ जी, हाँ जी। उसका कितने पैसे देने? एक स्कूल वैन जो है 8 सीटर स्कूल वैन है, उसका 15,500 रुपए टैक्स है साल का। तो उससे बचने के लिए आप बिना परमिट के चलाते हैं? हाँ जी। अगर हम लुधियाना में या कहीं भी चेक कराएं तो पता चलेगा कि इन बसों के पास, इन गाड़ियों के पास कोई परमिट नहीं है। हाँ जी, ठीक है, ये एक हुआ। अब दूसरा बताइए, दूसरा बेल्ट से लेकर बताइए जल्दी जल्दी। स्कूली बसों में ये देख लीजिए आप, मैं स्कूल का नाम नहीं ये करूंगा, कितने लापरवाह हैं स्कूल। हाँ बताइए, उसमें ये देखिए, स्कूल खुद एडमिट कर रहा है हमारे पास इस स्कूल बस का परमिट नहीं है, फिटनेस नहीं है। ये देखिए, फिटनेस नहीं है, फिटनेस भी नहीं है, परमिट भी नहीं है। फिटनेस में क्या चेक होता है? फिटनेस में स्कूल बसों की सभी चीज, उसमें स्पीड गवर्नर, हर चीज उसमें चेक की जाती है। मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर उसको चेक करता है, उसमें सीसीटीवी कैमरास होने चाहिए। और ये सब जो मारुति वैन में जो बच्चे ढोए जाते हैं, ये भी किसी कानून के तहत आते हैं या गैर कानूनी? नहीं, ये तो सब गैर कानूनी है सर। गैर कानूनी, ये गैर कानूनी है। और जोखिम भी बहुत ज्यादा है। बच्चे पे जो रिक्शा पर जो बच्चे लाद कर ले जाते हैं, वो भी किसी कानून में आता है? ट्रांसपोर्ट एक्ट का कोई लगता है? वो नहीं, उन पे वो भी नहीं लगता। वो भी नहीं लगता सर। हमारे साथ अजय राय हैं रांची से। अजय राय को हमने इसलिए बुलाया कि हमने खबर पढ़ी, अजय साहब, पिछले साल अप्रैल की, कि आप लोगों ने डीसी रांची के साथ मिलकर कुछ ऐसा किया कि वहां पर फीस तय की गई। 5-10 किलोमीटर का फीस जो है वो 850 रुपये से ज्यादा नहीं होगा। 10 से 15 किलोमीटर की फीस 950 रुपये से ज्यादा नहीं होगी महीने की। और 15 किलोमीटर की फीस जो है वो 1050 रुपये प्रति माह से ज्यादा नहीं होगी। तो अजय साहब, आप जो फोन लाइन पर हैं, हमें 2 बात बताइए कि ये रेट आप लोग कैसे हासिल किए और इस रेट पर 1 साल बाद वहां पर कितना अमल हो रहा है, हो भी रहा है या नहीं हो रहा है? रवीश जी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं और एनडीटीवी को धन्यवाद देता हूं कि आपने अभिभावकों की पीड़ा को अपने मंच पर लाने का काम किया है।
और मैं आपको बताऊं कि ये जो कैलकुलेशन है, जैसे आपने उस पे दिखलाया, खुद भी आपने बोला कि कितने किलोमीटर पे कितना डीजल खर्च होता है, कितने परमिट पे खर्च होता है, कितना उसके लाइसेंस पे खर्च होता है और कितना टैक्स देना होता है, कितना इसका इंस्टॉलमेंट देना होता है। बाकायदे इसको लेकर के हम लोग की 12 लोग की कमेटी थी और ये भी कमेटी कोर्ट की तरफ से बनाई गई थी, झारखंड एजुकेशन ट्रिब्यूनल की ओर से। और उसमें हम लोगों ने हर चीज, क्योंकि यहाँ पर 2 तरह की बसें चलती है, एक आउटसोर्सिंग चलती है और एक रेगुलर जो स्कूल का होता है। और आप सोचिए कि जब आउटसोर्सिंग बसों को हम 50 से 55 हजार रुपया मंथ का देते हैं, तो बाहर जो खुद की बसें हैं उस पर ज्यादा खर्च कैसे आता है, इस चीज का भी हम लोगों ने बाकायदे मूल्यांकन किया। और उसके बाद हम लोगों ने ये फिक्स किया कि साहब 0 से 5 किलोमीटर, 5 से 10, 10 से 15 और 15 से एवं। लेकिन यहाँ पर भी हालात ये हैं कि 2008 से लगातार इस संघर्ष को हम लोग, इस लड़ाई को हम लोग लड़ रहे हैं और उसमें बहुत सारे चेंजेस भी हुए। क्योंकि अभी अजय शर्मा जी ने बता रहा था कि जहां पर 15 की कैपेसिटी वहां पर 30 लड़के बैठ रहे हैं, ऐसा यहाँ भी हालात थे। लेकिन उसमें कुछ सुधार जरूर हुए हैं, लेकिन अभी भी जितना जो सुधार हो पाना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है, ड्यू टू जो गवर्नमेंट का जो सहयोग मिलना चाहिए, जो जिला प्रशासन का जो सहयोग मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि ये नियम तो हम लोगों ने वहां पर बनाया। तो अजय जी, ये बताइए कि ये जो बस वाले हैं, एक जो स्कूल की बसें होती हैं और एक आउटसोर्स वाले हैं, तो आप ये कह रहे हैं कि जो बाहर ठेके पे जो बसें चलती हैं वो कम पैसे में बच्चों को पहुंचा रही थी और स्कूल वाले ज्यादा वसूल रहे थे? हाँ जी, हाँ जी, ये बातें हैं और आज भी ये परंपरा जो चल रही है। तो हम लोगों ने बकायदे वो उस कमेटी में यहाँ के 4 स्कूल के प्रिंसिपल भी शामिल थे, बकायदे उसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट भी शामिल थे। तो ये अब लागू है कहीं पे, मतलब ये ऐसे ही मीटिंग के बाद कहीं लागू है क्या? वाकई में रांची में 15 किलोमीटर का आप लोग 1,050 रुपया ही देते हैं? इतना सारा पेट्रोल डीजल का दाम घटता बढ़ता रहता है। रवीश जी, इस पे अभी तक तो हम लोगों ने यहाँ पर मैक्सिमम जो स्कूल हैं उस पर ये लागू है। अच्छा? और कुछ जो स्कूल हैं जो माइनॉरिटी का बहाना बना करके वो पीछे हटने का काम करें, उसको लेकर के भी लगातार हम लोग अभी फिर हम लोग की भी बैठक होने जा रही है। उसमें हम लोग इन सारी बातों को रखेंगे कि बस से माइनॉरिटी का क्या लेना देना। और निश्चित तौर पर आपको मैं बताऊं कि हमारे ऑल इंडिया पेरेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं अशोक अग्रवाल जी, उनका पूरा सहयोग भी मिल रहा है और उसमें हर एक चीज का मॉनिटरिंग वो खुद भी देख रहे हैं कि कहां पर कैसे कैसे किस तरीके से कौन सी बातें आ रही हैं। और अभी आप जितनी भी बातें आप अपने अभी चैनल पर बता रहे हैं वो हर एक अभिभावक से जुड़ा हुआ मामला है और अभिभावक परेशान है कि कैसे इसका समाधान निकले। यहाँ पर जो बुचड़खाने की बात की, यहाँ पर आप सोचिए कि 2.5 साल से हमारा अपना फीस रेगुलेटरी एक्ट का ड्राफ्ट बनकर के तैयार है, लेकिन वो कैबिनेट में पास नहीं हो पा रहा है। कारण कि शिक्षा माफियाओं का ग्रिप इतना बड़ा है और इतना ज्यादा है कि ये लोग पास होने नहीं दे रहे हैं। बार बार इसका गुहार हम लोग लगा रहे हैं, बावजूद भी वो पास नहीं हो पा रहा है। अब सोचिए कि इन सारी चीजों पर आखिर वही लोग मंत्री बन के कहीं भी किसी भी राज्य में और शिक्षा पे भाषण भी देते हैं। लेकिन हमारे साथ सिद्धार्थ शर्मा है मुंबई से, भारतीय क्रांतिकारी संगठन के। एक सिद्धार्थ साहब, आप ये भी बताइए कि ये जो बस वाले किराया बढ़ाते हैं स्कूल में, ये हर दिन आता है, हम लोग न्यूज चलाते हैं 12 बजे रात से डीजल महंगा हो गया, पेट्रोल सस्ता हो गया या दाम बढ़ गया, इसके हिसाब से बसों के किराए में अंतर आता है या और क्या कहानी है मुंबई से आपके पास हमारे दर्शकों के लिए? आप ही बोलिए सर। सिद्धार्थ शर्मा जी सर, सबसे पहले तो आपका सर विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा कि देश भर के अभिभावकों को ऊपर जो अन्याय हो रहे हैं, मासूम बच्चों पे जो अन्याय हो रहा है, उसको आज आपने नेशनल एक प्लेटफॉर्म बना दिया है। और बहुत जिस इंटेंसिटी से सर आप इसके खिलाफ अकेले अपने चैनल के माध्यम से इसे देश के सामने रख रहे हैं, उसके लिए सर आपका विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा। अभी सर इसमें ये स्कूल का जो आंदोलन है, ये जब देश भर में चल रहे हैं, ये बच्चों का सर इसमें सिर्फ गैर कानूनी फी लेना इतना ही शासन का या गवर्नमेंट का इसमें कॉन्स्पिरेसी नहीं लगती है। ये कहीं ना कहीं एक ऐसी पीढ़ी बना रहे हैं कि जिनको ये दिखाया जा रहा है बचपन से कि आपके खिलाफ गैर कानूनी चीजें हम लोग करते रहेंगे और आप इसके खिलाफ आंदोलन कीजिए, आपके माता पिता आंदोलन करते रहे और सिस्टम में कुछ नहीं होने वाला और ये गैर कानूनी चीजें ऐसी चलती रहेंगी। तो ये सर एक बहुत बड़ा कॉन्स्पिरेसी इसमें दिखता है सिस्टम का। और आज चूंकि अभी ट्रांसपोर्ट का विषय आज अपना कार्यक्रम में है, इसलिए उस पर मैं कहना चाहूँगा, पूरे देश की अगर आप सिस्टम की स्टडी करें तो इसमें 3 प्रकार के अभिभावक और 3 प्रकार के बच्चे आते हैं सर। इसमें पहला जो है जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट है और सीबीएसई के बायलॉज हैं जो गवर्नमेंट को बाकी सारे स्कूल्स को एक ट्रांसपोर्ट कमेटी बनाने को बोलती हैं, फी रेगुलेट करने को बोलती हैं। अभी सर होता क्या है, ये पहली कैटेगरी है। यहाँ पे काफी पेरेंट्स हैं जो फी अपनी दे देते हैं, गैर कानूनी तरीके से भी फी ले रहे हैं तो भर देते हैं।
चाहे वो जितना प्रॉफिटरिंग कर रहे हो, चाहे जितनी महंगी हो। अभी सर इस कैटेगरी में क्या होता है कि ट्रांसपोर्ट कमिटी नहीं बनी, पालन नहीं हुआ नियम का, अभिभावक देखते नहीं है, ये पहली कैटेगरी होगी। ठीक। अब दूसरी कैटेगरी जो होती है जिन्हें इतना पैसा देना जमता नहीं है, साल में 25-25 हजार अगर ट्रांसपोर्ट की फी देंगे ये लोग, तो काफी अभिभावक हैं जो प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन की तरफ मूव कर जाते हैं। फिर वो ऑटो रिक्शा हो चाहे प्राइवेट बस हो, उनका सहारा ले लेते हैं। अभी सर इन जो प्राइवेट रिक्शा है, एक तो इनके ऊपर महाराष्ट्र का जो अगर बात करें संदर्भ में, तो उनके ऊपर बैन लगा हुआ है कि उन बच्चे उनके ये इस मोड से ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते स्कूल में। तो बदले में ये लोग क्या गंवा देते हैं पेरेंट लोग, इनको फायर का जो सेफ्टी मेजर्स है वो नहीं रिक्शा में मिलेगा, प्राइवेट वैन में नहीं मिलेगा, लेडी अटेंडेंट नहीं मिलेगी, सीसीटीवी नहीं होगा। तो एक बहुत बड़ा इनका राइट वायलेट हो जाता है सर वहां पे। ठीक है। ये पेरेंट्स को ये दिखाया जाता है कि आप स्कूल का अगर गैर कानूनी फी समर्थन नहीं करेंगे तो आप अपने ये अधिकार गंवा देंगे। ये एक स्टेट गवर्नमेंट में कानून इस तरीके से पारित किया गया हुआ है जिससे अभिभावक और बच्चों का बहुत नुकसान हो रहा है। और तीसरा कैटेगरी है सर जिसके बारे में कोई बात नहीं करता है, ये वो अभिभावक और ये बच्चे हैं जो पूरे देश भर से सर कभी ग्रामीण इलाकों में से हैं, तालुका लेवल पे हैं, सिटी लेवल पे भी हैं, मुंबई वगैरह के बाहर के एरिया अगर आप पकड़ेंगे, जो 5-5 किलोमीटर 8-8 किलोमीटर स्कूल जाने के लिए पैदल जाते हैं, जिनके ऊपर कभी जंगल में से जाना होता है, कभी जानवर हमला कर देते हैं, कई बच्चियों के साथ बहुत अनर्थ हो जाता है, कई सारे ऐसे एक्सीडेंट हो जाते हैं। लेकिन इन बच्चों के लिए राज्य शासन कभी कोई सरकार कोई भी रेगुलेशन अभी तक नहीं लाया। तीसरी बात और पहली बात मुझे याद रहेगी कि ये सिस्टम बच्चों को और अभिभावकों को इसी तरह से प्रशिक्षित कर रहा है, ढाल रहा है, ताकि आप इसका विरोध ना करें। हर कोई लिखते समय यही कह रहा है कि आप कुछ कर लें, कुछ होगा नहीं। मुझे भी पता है नहीं होगा, तो ये मेरी हार नहीं है, ये आपकी हार है। तो आप नारे लगाते रहिए, अगर आपको उसी में खुशी मिलती है तो आप वो भी कीजिए। 10-20 नारे तो मैं खुद लिख दूंगा अच्छे अच्छे, अगर आपका उससे भजन भोजन होता है तो। लेकिन हम एक ब्रेक लेते हैं, आते हैं लौट कर। हमारे साथ पास वलसाड, रतलाम, पलवल, लखीमपुर खीरी से भी ईमेल आ रहे हैं, तो बहुत सारे लोग नहीं शामिल कर सकते हैं नाम। मोहसिन साहब, मैं ये जानना चाहता हूं कि बहुत लोगों ने पूछा है कि छुट्टियों के दिनों में बसें नहीं चलती फिर भी उनका लिया जाता है, लेकिन अगर आप स्कूल के पक्ष से सोचें तो बस का एक कॉस्ट है, लागत है, ड्राइवर का मेंटेनेंस है, वो बस ड्राइवर को हटा थोड़ी सकता है स्कूल, तो उसके लिए तो पैसे तो लगते हैं ना। इस समस्या पे आप लोगों ने क्या सोचा? बहुत सारे माँ बाप ने लिखा है कि 40-40 हजार, 30-30 हजार रुपया बस की फीस हो जाती है और गर्मी की छुट्टियों के भी देने पड़ते हैं। मतलब रवीश जी, मैं बताऊं कि बस का जो है कश्मीर में अभी ऐसा सिस्टम है कि जो हमारे वहां तो लगभग 3 महीने ये रहता है ना, सर्दियों की छुट्टियां रहती हैं, तो वहां पर जो काफी सारे स्कूल्स तो आउटराइटली लेते नहीं है बस फीस उन महीने की। तो उसके बाद बहुत सारे स्कूल्स हैं जो लेते हैं, जिसपे कि पेरेंट्स का हमें कंप्लेंट्स आती हैं कि नहीं, हम इन महीनों की फीस नहीं देंगे। मतलब अभी रिसेंटली मैं आपको बताऊं कि हड़ताल 6 महीने थी पिछले साल 2016 में, तो उन दिनों पेरेंट्स की हमारे पास कंप्लेंट्स आई कि भाई हमारी बस फीस, हम जब बस में चढ़े तो फीस कैसे दें, हम क्या करें। तो उसके लिए हमने एक काम किया, जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन है, जो स्कूल्स की एसोसिएशन है, उनके साथ बैठकर हमने इस मसले को सुलझाया और ये डिसाइड हुआ कि 50% बस फीस उन महीने की लगेगी, क्योंकि उनके भी कुछ खर्चे रहते हैं। तो उसको हमने वहां पर एमिकेबली सॉल्व करवा दिया। ठीक है, ये भी एक पता चला कि 6 महीने हड़ताल के दौरान 50% फिर भी बसें लगी, भले स्कूल बंद रहे हैं, तो इन सब का एक लागत भी है कि जो माँ बाप को देना पड़ता है। समय कम है, इसलिए शर्मा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये इतनी सारी बस को चलने में जो नियमों का पालन या नहीं होता है, वो सुबह सुबह ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के लोग काफी घूमते होंगे एक्शन लेने के लिए। इनको कुछ भी नहीं, ये बिल्कुल लापरवाह है इसके लिए। मेरे केस में डीसी लुधियाना ने एफिडेविट दिया है, ये 16 स्कूल बसें नो डिस्क्रिपेंसी फाउंड। 7/10/2016 को एफिडेविट दिया, 13/10/2016 के उनके परमिट रिन्यू किए गए। ये मैं आपके सामने रख रहा हूं। अच्छा, जो कि मोटर व्हीकल एक्ट के अकॉर्डिंग उसके एक्सपायर परमिट के चलान होने चाहिए थे, जो कि डीटीओ लुधियाना ने नहीं किए। एक दिल्ली नंबर की स्कूल बस है, उसमें लिखा हुआ है नो डिस्क्रिपेंसी फाउंड। प्रशासन की मिली भगत है।
वो मिलके अपना हाँ जी फिर लेकिन माँ बाप को दिखता नहीं है कि इस तरह से बच्चे भर के ले जाए जा रहे हैं, अगर ये बस में जरा सा भी ब्रेक लगे चोट लग सकती है, उनका नुकसान हो सकता है, वो लोग नहीं चिंतित हैं इस बात को लेकर। स्कूल कहते हैं कि आप प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है लगाओ। जब सीबीएसई से स्कूल एफिलिएशन लेता है, वहां एफिलिएशन बायलॉज में वहां एफिडेविट देता है कि ट्रांसपोर्टेशन की जिम्मेवारी हमारी अपनी, आउटसोर्स नहीं करते हैं। हाँ जी, लेकिन तो, इसके बाद भी कुछ लोग आउटसोर्स कर देते हैं, हाँ जी, ठेके पे ले आते हैं। और कोर्ट में ये एक्सक्यूज करते हैं कि ये प्राइवेट ट्रांसपोर्टर है, इसकी हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, अपनी जिम्मेवारी से भागते हैं। ये भी एक पहलू है आपने, ये मेरे पास ऑन रिकॉर्ड है सब कुछ। नहीं ठीक है, आप कह रहे हैं तो हम मानते हैं। बहुत सारे स्कूल के लोग परेशान हैं कि उनका पक्ष नहीं रखा जा रहा। अब आपका नाम ही नहीं लिया गया तो आप क्यों परेशान हैं? हम अभी समस्या सुन रहे हैं कि ये लोग क्यों पीड़ित हैं, क्यों आंदोलन कर रहे हैं। आपके पक्ष रखने की बात नहीं तो आप देश भर में जो बसें जो नियम तोड़कर चला रहे हैं उनकी गारंटी ले लीजिए आके, फिर है ना। तो हमारे साथ हैं, उनका भी पक्ष लेंगे। जैसे धीरे धीरे ये कार्यक्रम आगे बढ़ेगा, हम स्कूल के मालिकों और प्रिंसिपलों से भी बात करेंगे कि 25 रुपये का किताब जो है, कॉपी है, वो किस तर्क से 80 रुपये में बिक रही है। तो उस पर हम बात करेंगे। पर सिद्धार्थ जी, हम ये जानना चाहते हैं कि आपने एक बात कही कि एक सिस्टम है कि लोगों को इस तरह से बना दिया गया कि वो लड़ नहीं सकते हैं। बहुत सारे मेल को मैं कई घंटे लगा के पढ़ा तो हूँ, सारा तो नहीं पढ़ा हूँ, लेकिन कई 100 ईमेल मैंने खुद पढ़े हैं। और मुझे बड़ा दुख होता है माता पिता की ऐसी लाचारी को देखकर कि वो अपने अधिकारों के लिए लड़ नहीं पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या ये स्कूल नेताओं के हैं इस वजह से? मतलब ये क्या किसी ने वो आ जाए यहाँ पक्ष रख के बिना रसीद का फीस लें, बिना कैश में फीस लें, ये सब तो अब मना है इस देश में, नैतिक रूप से मना है, भले कानूनी रूप से ना मना हो, तो ये पालन करना उनका भी तो काम है ना। तो इतना डर क्यों है इसको लेके? सर, इसका जो 2 कारण है इसके बड़े। एक तो अभिभावकों को कानून की सही जानकारी ना होना। जैसे बहुत सारे पेरेंट्स मैंने देखा पूना में, मुंबई में क्या करते हैं कि सरकारी अधिकारी को कंप्लेंट करते हैं और वो उस पर कुछ नहीं करता साल भर तक। तो महाराष्ट्र में इसके खिलाफ बहुत अच्छे कानून है। अगर कोई सरकारी अधिकारी टाइम से काम नहीं करता है या अपने ड्यूटी में निग्लिजेंस करता है तो उसको भी पार्टी करके उसके अगेंस्ट क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी अलॉन्ग विद द स्कूल, ऐसे अगर करेंगे पेरेंट्स, एक तरीका ये हुआ। दूसरा, जो ये सब पैसे का खेल चल रहा है, पैसे से लूट रहे हैं ये लोग। अभी जब पूना में सर, मुंबई में कई स्कूल ऐसे हैं, आपको मैं अभी नाम नहीं बता सकता अपने चैनल के माध्यम से, लेकिन जिन्होंने स्कूल की परमिशन नहीं थी फिर भी अभिभावकों से फी लिया और उन्हें हम स्कूल चला रहे हैं ऐसे दिखाया। अब उनके खिलाफ चीटिंग की केस बनती है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, क्रिमिनल एक्शन तो लेनी चाहिए। दूसरा, इन्होंने कंज्यूमर कोर्ट में अगर ये जाते थे तो बहुत इसके कई गुना इनको रिफंड मिलता है, भले 2 साल 3 साल लगे इसको फोरम में जाने के बाद। बच्चे को निकाल दिया, कंज्यूमर फोरम में अगर ये जाते हैं। जी सर, बच्चे को निकाल दिया तो बच्चे को सर आरटी है उसके लिए। अभी पूना में मेरे पास 20 से कम 25 ऐसे उदाहरण है जहां पे बच्चों के हाथ में टीसी दे दिया था। हम लोगों ने तुरंत इंटरवीन किया, सरकारी अधिकारी को बोला स्कूल पे एक्शन लीजिए, ये टीसी वापस कराइए। उसने 2 दिन तक कोई एक्शन नहीं ली। हमने तीसरे दिन लोकल पुलिस स्टेशन में गया कि ये सरकारी अधिकारी अपना ड्यूटी नहीं कर रहा है, आरटी में ये नहीं कर सकता स्कूल, और जब हम लोग इसके खिलाफ कंप्लेंट कर रहे हैं तो अधिकारी भी कुछ नहीं कर रहा है, ये स्कूल के साथ शामिल है, इसके अगेंस्ट अपना ड्यूटी नहीं कर रहा है। आईपीसी के जो भी धाराएं हैं और इसके सर्विस रूल के हिसाब से इसके ऊपर प्रोसिक्यूशन करना चाहिए। तुरंत सर 48 घंटे के अंदर सारे बच्चों को रिजल्ट उनके हाथ में दे दिए गए। मेरा खुद का सर खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो आप लोग जीत जाते हैं, है ना? इसका मतलब अगर लड़ा जाए तो जीत जाते हैं। बिल्कुल, और सही अगर इनको नॉलेज हो। जैसे मेरे खुद, अभी मैं नाम नहीं लूंगा उस इंस्टीट्यूट का, मैं खुद कई बार अनशन पे बैठा अपने इंस्टीट्यूट के सामने, मुझे इंस्टीट्यूट से निकाल दिया गया। बहुत इंटरनेशनल रेपुटेशन का इंस्टीट्यूट था, लॉ कॉलेज था, लेकिन मैं लड़ते रहा सर। 4 साल 5 साल सुप्रीम कोर्ट गया, हाई कोर्ट गया, अनशन किए, मीडिया के पास गया, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की केसेस लगाई, कंज्यूमर कोर्ट की तैयारी की, अंत में सर जीत मिली। अभिभावकों को 2 चीज की जरूरत है, कानून की सही जानकारी और दूसरा डर नहीं। इनको अगर डरेंगे कि बच्चों को कुछ कर देंगे, हमें कुछ होगा, तो सर ये डर इनको जिंदगी भर रहने वाला है। आज बच्चों का सोचेंगे, कल बच्चे अपने शादी की सोचेंगे, कल उनके बच्चे होंगे उनको डरेंगे। ये डर जब तक नहीं निकलता है बच्चों के, अभिभावकों और बच्चों के मन से भी, तब तक सर ये सक्सेस होना मुश्किल है। और मेरे सामने मुंबई में भी, आपके सेक्टर में भी, जोन में भी इसी तरह से होता है क्या कि फीस बढ़ जाती है, पेरेंट्स इंटरेस्ट नहीं लेते, दिए चलते हैं, या कुछ लोग अब ज्यादा जागरूक हो रहे हैं पहले से, उनको लगता है कि हाँ ये लूट है? सर, पेरेंट्स बहुत ज्यादा जागरूक हैं। बहुत सारी कंप्लेंट्स पुणे मुंबई के ऑफिसेस में पेंडिंग है और बहुत कड़े कानून है महाराष्ट्र में।
लेकिन उनका सिर्फ अमल नहीं होता है। अमल कराने के लिए अभिभावकों को चाहिए कोर्ट का रास्ता, पुलिस स्टेशन का रास्ता, कंज्यूमर को फोरम का रास्ता और मीडिया का रास्ता। ये चारों अगर वेल प्लान स्ट्रेटेजी से जाए तो कितनी भी बड़ी सत्ता रहने दीजिए, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, कितनी भी निग्लिजेंट हो, कितना भी सत्ता के मस्ती में चूर हो, उनका नशा तोड़ा जा सकता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने उसका भी तोड़ा जा सकता है। बहुत सारे मीडिया वालों का भी स्कूल होता है आजकल। हाँ, उनको थोड़ा ज्यादा लंबा चक्कर लगाना पड़ेगा, है ना। पर ये बताइए कि ये कुछ इतनी सारी लड़ाइयों के बावजूद कुछ तो स्कूल होंगे जिन्होंने अच्छी बसों में इन्वेस्ट करना शुरू किया होगा, जिसमें लोगों को लगता हो कि हाँ, हम ज़्यादा पैसा दे भी रहे हैं तो बच्चे की सुरक्षा के लिए दे रहे हैं। नहीं, पंजाब में इस ट्रांसपोर्टेशन का बहुत बुरा हाल है। ये आपके सामने दिखा रहा हूँ। एक तरफ तो डीटीओ डिपार्टमेंट ये कह रहा है कि 15 साल से पुरानी किसी भी स्कूल बस को हमने परमिट नहीं दिया। अच्छा। हाई कोर्ट में एक स्कूल कह रहा है कि 99 मॉडल स्कूल बस है, हाँ, लीजिए, वो चला रहा है एफिडेविट देके। आप लोगों ने अच्छा खासा पकड़ रखा है ना। जी, बिल्कुल बिल्कुल। और वो चालान भी कर रहे थे, आप कोई कागज दिखा रहे थे। 15 चालान बहुत सारे किए, लेकिन उतनी है नहीं जितना करना चाहिए था। 100 चालान, कम से कम 500 चालान होने चाहिए थे। और मोहसिन साहब, कम समय है आपके कश्मीर में, इतने सारे हंगामों के बीच में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट कहीं नजर भी आता है क्या? हमें तो वहां सेना और पत्थर की यही 2 तस्वीर नजर आती है। तो उन बसों पे रेगुलेट करने की कोई कुछ और तस्वीर बता दीजिए, इससे पता चले कि कश्मीर में हवा भी बहती है। कश्मीर में हालात जो है बहुत, वो तो आपको मीडिया वालों को पता ही है कि कैसे हालात हैं। तो वहाँ प्रॉब्लम्स इतनी ज्यादा हैं कि ये फिर इन चीजों पे फोकस नहीं रहता है। हाँ। बट ये है कि प्रॉब्लम्स जो पूरे हिंदुस्तान में हैं, जो सारी जगह पे प्रॉब्लम्स हैं पेरेंट्स की, स्टूडेंट्स की, वो तो है ही वहां पे। हाँ, ठीक है। तो उसके अलावा हमारे पास एडिड प्रॉब्लम्स हैं कि आए दिन कर्फ्यू होता है, आए दिन बंद रहता है। तो वो हमारे पास वर्किंग डेज जो आते हैं बच्चों के बहुत कम आते हैं जी, बहुत जी। तो वहां पे एक और प्रॉब्लम ट्रांसपोर्ट रिलेटेड ये रहती है कि बहुत सारे जो मेजॉरिटी ऑफ स्कूल्स हैं उनके पास फॉर्मल बसेस नहीं रहती है, वो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट को उन्हें हायर किया होता है। तो ये हमारे पास एक आम कंप्लेंट रहती है वहां के स्कूल्स में। जी, समय अब कम है हमारे पास। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब एक तरह से स्कूल सिस्टम को बेहतर करने के लिए एक तरह से स्वतंत्रता सेनानी ही हैं। आप उनकी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। जो माता पिता को मजबूर किया जा रहा है कि आप बटन भी स्कूल से खरीदें, ये तो एक तरह से गुलामी ही हुई और कुछ बात नहीं है। कि किताब बाजार में अगर वो किताब 200 रुपये मिल रहा है तो यहाँ 250 रुपये में खरीदे। कोई भी स्कूल अच्छा कर रहा है तो जो अच्छे स्कूल हैं उनको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लोगों को पता है अच्छा स्कूल कौन सा होता है। ब्रेक के बाद हम उन स्वतंत्रता सेनानियों से मुलाकात करेंगे जो चंपारण सत्याग्रह के सिलसिले में पटना पहुंचे हैं और उन्होंने अपनी कुछ बात देश से कहनी चाहिए। तो ब्रेक के बाद आप उन्हें भी सुनिए। वो भी स्वतंत्रता सेनानी थे, ये लोग भी हैं। भलाई की इच्छा तब तक संपन्न नहीं हो सकती जब तक कि आप अपनी इच्छाओं पर। यहाँ सत्याग्रह शुरू हुआ है। उस वक्त मेरा जन्म जो है 2 साल का है, फिर भी एक 15 साल के बाद जो है 15 साल से जो है ये गांधीज़म के तरफ से हम हुए और फ्रीडम फाइटर में गए, तेलंगाना निजाम सरकार को खिलाफ लड़े हैं, जेल में गए, हथियार पकड़ लड़े, अंडरग्राउंड में गए। फिर अब जो है ये इनके बुलाने से, इनके सवार के ओर से हम सब आए हैं। हमारे खम्मम आए थे। खम्मम से रेलगाड़ी से जाते हुए तो हम वहाँ रोक के, गाड़ी को रोक के हम साहब को उतार के वहाँ मीटिंग चलाए थे। गांधी जी भाषण दिए थे उधर। वहाँ जाके हम करीब जाके भी देख लिए थे, बात करने का तो मौका नहीं मिला। लॉर्ड माउंटबेटन यहाँ का वाइसराय था। उन्होंने साफ शब्दों में कहा आज़ादी तो हम दे दिया लेकिन ये चलने वाला नहीं है। उस समय न जवाहरलाल, न गांधी जी या कोई राजेंद्र बाबू कुछ नहीं समझ, पटेल पहचान लिया
पटेल साहब ने समझे कि उस समय 565 देशी रियासत था, सारा काम अंग्रेज का वही करता था, दलाल था, उसी के अंदर में जमींदारी थी, वो पैसा देता था। तो वही 565 देशी रियासत को पटेल साहब ने बुलवाया पार्लियामेंट में। अब बुलाने के बाद कहें कि आप लोगों को एक एजेंडा दिया कि आप भारत के साथ हैं या नहीं। तब उन्होंने लिख करके दिया कि हाँ, हम भारत के साथ हैं, हम भारत के आज़ादी में सहयोग दिए हैं और हम सहयोग देते रहेंगे। 3 राज्य नहीं आया था, जूनागढ़ का और हैदराबाद और कश्मीर। तो गांधी जी कहते थे कि ये स्वतंत्रता प्राप्त हो गई, अब ये जो कांग्रेस है जिसने स्वतंत्रता ले लिया, आप सेवा दल में हो जाना चाहिए, पैरनस हो जाना चाहिए और हर एक आदमी को देश की सेवा करनी चाहिए, देश सर्वोपरि है। एक किस्सा आपसे बतलाते हैं। गांधी जी जा रहे थे चंपारण, तो जिस डब्बा में बैठे हुए थे गांधी जी, उस डब्बा में एक और आदमी बैठ गया। अब बैठ करके कहने लगा कि तुम तो इस तरह पसंद गए हो जैसे गाड़ी तुम्हारे बाप की है। गांधी जी को कह रहा है, तुम तो ऐसे पसंद गए हो जैसे गाड़ी तुम्हारे बाप की है। इसके बाद गीत गाने लगा कि धन धन गांधी जी महाराज, इन्हीं का गीत गा रहा है गांधी जी का। और गांधी जी मुस्कुरा रहे थे। जब वहाँ उतरा चंपारण में तो उनका पैर पकड़ लिया, कहा कि सब लोग कि यही गांधी जी हैं। तो उनका पैर धो लिया कि सरकार हमसे बहुत भारी गलती हुई। तो उनको कह के रहना, कोई घबराने की बात नहीं है।